कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा, विकास कार्यों को शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। नरेंद्रनगर पहुंचे मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाल, डीएम और एसएसपी ने किया स्वागत, महिला समूह ने भी पारंपरिक ढंग से किया स्वागत। हल्द्वानी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर प्रदर्शन। उत्तरकाशी में डीएम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, सड़क सुचारू करने के दिए निर्देश। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए अलर्ट किया जारी, अधिकारियों को जारी की गई एडवाइजरी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख करते हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम नरेंद्रनगर पहुंचे, जहां उनका डीएम टिहरी निकिता खंडेलवाल और एसएसपी आयुष अग्रवाल ने स्वागत किया। पीएम डॉक्टर रामगुलाम का स्वागत स्थानीय महिला समूह ने भारतीय और मॉरिशस के ध्वज के साथ पारंपरिक ढंग से किया। इस दौरान सौहार्दपूर्ण और उत्साहपूर्ण माहौल रहा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि जो कार्य अभी लंबित हैं उन्हें प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए। मंत्री ने विशेष रूप से नीलकंठ विहार, डोभालवाला, सालावाला, खाला गांव और दून विहार जैसे क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था, सुरक्षा दीवारों और आरसीसी पाइप से जुड़े बाढ़ सुरक्षा कार्यों को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत सेरकी, सिल्ला, मंसदावाला आदि क्षेत्रों की विकास कार्यों को भी प्राथमिकता पर पूर्ण करने पर बल दिया। मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति के लिए लगातार फॉलोअप करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्माण कार्यों में किसी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए और सभी योजनाएं समयबद्ध ढंग से संपन्न हों। क्योंकि प्रतिवर्ष आपदा से जो हमारा बादल नदी का क्षेत्र है बहुत नुकसान हुआ था। वहां से लोगों को शिफ्ट करना पड़ा बोठा में, और उनके जो प्राक्कलन गए थे उसमें मुख्यमंत्री की घोषणा भी है, वो नहीं हो पाए थे। और वो अन्य जो विधानसभा क्षेत्र के काम हैं उनको लेकर एक बैठक हुई और हमने कहा कि जो ये काम है एक समय सीमा में पूरे हों। उसमें विभाग के एचओडी व अन्य सारे लोग यहां पर थे और मुझे पूरा भरोसा है कि एक, और दूसरा जो देवी आपदा के काम है, क्योंकि मैंने कहा इस बार जो है बारिश बहुत ज्यादा हुई है और जगह जगह कटाव व लोगों का नुकसान हुआ है, तो उसको समय से पूरा करने को मैंने निर्देशित किया। टिहरी के भिलंगना विकासखंड में ग्रामोत्थान परियोजनाओं के अंतर्गत संचालित गतिविधियों का निरीक्षण मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने किया। इस दौरान सीडीओ ने महिला स्वायत्त सहकारिता संगम सीएलएफ के माध्यम से संचालित लेबल और प्रिंटिंग यूनिट का भी उद्घाटन किया। ये पहल स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार और विपणन के अवसर प्रदान करेगी। निरीक्षण के दौरान सीडीओ ने प्रस्तावित कलेक्शन सेंटर के लिए भूमि का अवलोकन किया। इस केंद्र से किसानों और उत्पादक समूहों को बाजार से सीधा जुड़ाव मिलेगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी। वहीं ग्राम मल्ड में प्रस्तावित मॉडर्न नर्सरी के लिए भूमि का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। नर्सरी की स्थापना से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले पौधों की उपलब्धता होगी, साथ ही बागवानी आधारित आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। डीएम प्रशांत आर्या ने तहसील भटकोट के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर पुनः निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने जंगल चट्टी, बनास, फूल चट्टी, कृष्णा चट्टी में क्षतिग्रस्त यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के मरम्मत कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया। डीएम ने इस दौरान बनास से लेकर कृष्णा चट्टी तक ट्रैक्टर में बैठकर सड़क मार्ग का भी निरीक्षण किया। एनएच और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को सड़क मार्ग को युद्ध स्तर पर सुचारू करने के निर्देश दिए। डीएम आर्य ने हनुमान चट्टी, वाडिया, बनास, राणा चट्टी,
स्याना चट्टी में ग्रामीणों की भी समस्या सुनी। जिलाधिकारी ने कहा कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जंगल चट्टी में सड़क मार्ग पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर रुक रुक कर आ रहा है और उससे आगे सड़क मार्ग का ध्वस्त हिस्से का समतलीकरण और सुरक्षित करने का कार्य अंतरिम चरण में है। बनास में सड़क मार्ग का करीब 30 मीटर का हिस्सा ध्वस्त है, जिसे सुचारू करने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। फूलचट्टी में भी सड़क मार्ग के समतलीकरण और सुरक्षित करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। 23 अगस्त से जो बंद है अभी भी, आज भी मैं काम देख रहा हूँ, चल रहा है इसमें, और 4 जगहों पे रूट ब्लॉक होने की वजह से और थोड़ा मिट्टी गीली होने की वजह से और पत्थरों का स्लाइडिंग की वजह से आज तो इसको सुचारू कर पाना संभव नहीं लग रहा है। तो आज हमने फिर से कल का समय लिया है, क्योंकि बनास, जंगल चट्टी, फूल चट्टी और कृष्णा चट्टी, इन 4 जगहों पे अभी रूट का हम लोग पैदल ही बना पा रहे हैं। तो बहुत अधिक संभव होगा तो कल फिर एक और अपडेट लेके हम लोग पैदल कृष्णा चट्टी से, अगर संभव हुआ तो मौसम ने साथ दिया, बहुत सामान्य रही स्थितियाँ, तो हम लोग कृष्णा चट्टी से प्रारंभ करने के बारे में पैदल सोच सकते हैं। अभी यमुनोत्री धाम का जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर जानकी चट्टी से पैदल है। और कृष्णा चट्टी में चूंकि 350 मीटर रोड वॉशआउट है, उसको बनाने में 5 से 6 दिन या 7 दिन का समय लगेगा NH के अकॉर्डिंग और PWD के अकॉर्डिंग। तो वहाँ से हम लोग इसको पैदल चलाएंगे, जिस दशा में 2-2.5 किलोमीटर और इसमें जुड़ जाएगा, तो 5 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर का यात्रा रहेगी, जो कि बहुत अधिक इस तरह का ट्रैक भी नहीं है कि समानांतर रोड है। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए किया है ऑरेंज अलर्ट जारी। खबर आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए किया ऑरेंज अलर्ट जारी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने दी जानकारी। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी और देहरादून भारी बारिश का यहां पर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के अलर्ट के बाद आपदा प्रबंधन विभाग अलर्ट मोड पर, सभी जिलों के अधिकारियों को एडवाइजरी की जारी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद राज्य को आपदा राहत के लिए 455 करोड़ रुपए जारी। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को दी जा रही मदद। ये धनराशि प्रदेश के आपदाग्रस्त क्षेत्र और लोगों के लिए मरहम का करेगी काम। विभागीय स्तर पर इस धनराशि का आवंटन किया गया शुरू। देखिए, आज जो है 6 जनपद, जिसमें से कुमायूं के 3 जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और गढ़वाल के 3 जनपद पौड़ी, टिहरी, देहरादून, इन 6 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट है। यहां पर अत्यधिक बरसात होने की संभावना है और सावधानी बरती जाने की आवश्यकता है। देखिए, जो आपदा के कारण जो उत्तराखंड के आर्थिकी पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और जो लॉस हुआ है, उसकी भरपाई के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन पहले घोषणा किया था 1200 करोड़ रुपए की। उसी के क्रम में कल हमको 455 करोड़ रुपए की किस्त भारत सरकार से प्राप्त हो गई है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया है। और यह पैसा निश्चित रूप से एक मरहम का काम करेगी आपदा के जख्म के लिए, और इससे हम राहत बचाव कार्य में तेजी लाएंगे और बाकी जो पुनर्निर्माण के कार्य है उसमें तेजी लाएंगे। डीएम नितिका खंडेलवाल ने जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में शिक्षा विभाग की बैठक के दौरान डीएम ने जनपद के बेसिक विद्यालयों, जूनियर हाई स्कूलों और इंटर कॉलेजों को हुए नुकसान पर विस्तृत चर्चा की है। बैठक में पीपीटी के माध्यम से विद्यालय भवनों की समीक्षा की गई। जिन विद्यालयों के क्षति आकलन में स्पष्टता नहीं थी, वहां संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त विद्यालयों और आंगन की मरम्मत कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिए गए। डीएम ने स्पष्ट किया कि यदि किसी विद्यालय में क्षति बनी रहती है तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेवार होंगे। विद्यालयों तक पहुंचने वाले मार्गों को तत्काल मनरेगा के माध्यम से दुरुस्त किया जाए। साथ ही जिन विद्यालयों में छात्र संख्या 0 हो गई है, उनकी भवन स्थिति की जानकारी मुख्य शिक्षा अधिकारी को भेजी जाए, जिससे कि उन भवनों के वैकल्पिक उपयोग पर विचार किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि जनपद के सभी विद्यालयों की ब्लॉकवार सूची तैयार की जाए, जिसमें विद्यालय का नाम, स्थान, स्वीकृत नाम, छात्र संख्या, वर्तमान दशा और पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त धनराशि का विवरण शामिल हो। यह सूची मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
तो वहीं ब्लॉक भिकियासेन में आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को वर्तमान में हो रहे साइबर अपराधों के तौर तरीकों, डिजिटल अरेस्टिंग, नवीन कानूनों में महिला सुरक्षा प्रावधान, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, बाल विवाह एवं महिला अपराध के संबंध में जानकारियां देकर जागरूक किया गया। कैसे साइबर अपराधों का इस्तेमाल महिलाओं को ठगने और शोषण करने के लिए किया जाता है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस को देने के लिए प्रेरित किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी बताया गया ताकि वे किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद ले सकें। इसके अलावा उन्हें नवीनतम कानूनों के बारे में भी जानकारी दी गई जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी जैसे साइबर ठगी की कभी आप लोगों को शंका होती है तो 1930 आप लोग नोट कर लीजिए। 1930 इसका नंबर है। आप लोगों को भी सतर्क होना है, अपने जितने घर परिवार में उनको भी सतर्क करना है और लोगों को भी। यह है 1090 पे आप लोग कॉल कीजिएगा, महिला हेल्पलाइन नंबर है ये। कहीं कोई आपदा आ जाती है तो उसके लिए 1070 है, 1070 इसका आपदा नंबर है। बाकी पुलिस हेल्पलाइन नंबर सबको याद ही होगा, 112 112। कहते हैं कभी किसी के हाथ कभी घटना घटित हो जाए, नजदीकी पुलिस चौकी और थाने पे जाके आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। नहीं तो ये टोल फ्री नंबर है, इसमें आप लोग घर बैठे बैठे भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और कोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने के संकल्प को साकार करने में हरिद्वार पुलिस लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। एसएसपी प्रमिंदर डोभाल के निर्देशन में अवैध नशा तस्करों और सट्टा खाईबाड़ी करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में एसएसपी के निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली मंगलौर द्वारा थाना क्षेत्र में अलग अलग पुलिस टीमों का गठन कर नशा माफिया और सट्टाखोरियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अभियान चलाया। अभियान के अंतर्गत कोतवाली मंगलौर पुलिस टीम ने मानव जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे नशे के इंजेक्शन बेचने वाले एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। व्यक्ति के कब्जे से 16 नशीले इंजेक्शन और 19 सीरीज बरामद की गई। आरोपी का नाम आमिर है और वह मंगलौर का ही रहने वाला है। आरोपी की आपराधिक कुंडली खंगाली जा रही है।
ऑपरेशन कालनेमी के अंतर्गत हरिद्वार पुलिस लगातार ढोंगी बाबाओं को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में धर्म की आड़ में ठगी करने वाले ढोंगी बाबाओं पर एक्शन लेते हुए कोतवाली नगर पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के अंतर्गत ठगी करने वाले 3 ढोंगी बाबाओं को हिरासत में लिया। ये ढोंगी बाबा भोले भाले लोगों को साधु संत का भेष धारण करके भ्रमित कर रहे थे। विशेष रूप से व्यक्तिगत या पारिवारिक कारणों से परेशान महिलाओं को ये कालनेमी अपना टारगेट बना रहे थे। पकड़े गए आरोपियों का नाम अनिल नाथ, हीरानाथ और अनिक नाथ है और तीनों ही आरोपी हरिद्वार के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ऋषिकेश में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा शहर के हजारों लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शहर में नगर निगम का गठन हुए 7 साल पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाने को लेकर कोई कवायद शुरू नहीं की गई है। हल्की सी बारिश होते ही शहर की सड़कें जलमग्न हो जाती हैं। हल्की सी बारिश के बाद शहर की सड़कों पर जलभराव का जो नजारा देखा गया वह लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। खासतौर पर जीवनी माई रोड, घाट चौक, पुरानी चुंगी, गंगानगर और कोयल घाटी के आसपास का इलाका जलभराव को लेकर सबसे ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है। इसके अलावा चंद्रेश्वर नगर का क्षेत्र भी जलभराव की समस्या से अछूता नहीं है। शहर की सड़कों पर जलभराव होने की वजह से लोगों का पैदल चलना मुश्किल हो गया। इसके अलावा गंदे पानी के जलभराव होने के कारण संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है। लोग सोशल मीडिया पर जलभराव की समस्या को उठाने में लगे हैं, जिससे संबंधित विभाग समस्या का संज्ञान ले और समाधान का प्रयास करे। तपोवन में भी जलभराव की समस्या का कुछ इसी प्रकार का नजारा देखने को मिल रहा है। लोगों ने नगर निगम से शहर में ड्रेनेज सिस्टम बनाने की मांग की है। बागेश्वर के आर्य बाईपास घिरौली पुल के पास वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बड़ा हादसा हो गया है। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर बागेश्वर के पुलिस उपाधीक्षक अजय साहा और बागेश्वर पुलिस टीम 112 फायर रेस्क्यू टीम रेस्क्यू वाहनों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। मौके पर पुलिस ने देखा कि एक बोलेरो वाहन घिरौली पुल के निकट अनियंत्रित होकर रोड से लगभग 40 से 50 मीटर गहरे खाई में नदी किनारे गिरा हुआ है। मौके पर स्थानीय लोगों और राहगीरों की भीड़ जुट गई। पुलिस टीम द्वारा सामूहिक सर्च अभियान चलाकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन के पास 3 व्यक्तियों को घायल अवस्था में स्ट्रेचर की सहायता से मुख्य मार्ग तक लाया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक घायल को एम्बुलेंस और 2 घायलों को फायर सर्विस वाहन द्वारा तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। कांग्रेस का हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है और हल्द्वानी में धरना प्रदर्शन दिया है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा और विधायक सुमेर हृदय के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों को लेकर किया प्रदर्शन। सीओ सिटी हल्द्वानी के माध्यम से एसएसपी नैनीताल को प्रेषित किया ज्ञापन, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। पिछले कुछ समय से जघन्य अपराधों में तेजी से हुई वृद्धि, कहना करण माहरा का। अपराधों को लेकर पुलिस प्रशासन लापरवाह, अपराधियों के हौसले हो रहे बुलंद, आम जनता असुरक्षित और भय के माहौल में जीने को विवश। बढ़ते अपराधों के खिलाफ पुलिस करे कड़ी कार्रवाई, महिलाओं के साथ हो रही आपराधिक घटनाओं पर रखी जाए विशेष निगरानी, कहना है सुमित हृदय का। आम नागरिकों को सुरक्षित वातावरण कराया जाए उपलब्ध। कांग्रेस की पुलिस प्रशासन को चेतावनी, कानून व्यवस्था पर सुधार नहीं तो व्यापक स्तर पर किया जाएगा आंदोलन। जनता की सुरक्षा और न्याय के लिए लगातार करेंगे संघर्ष। देखिए, लगातार पिछले 3-4 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि कानून का राज नहीं है। आप शुरुआत करें तो उधम सिंह नगर में एक पंचायत के प्रतिनिधि की पत्नी की हत्या यूपी की पुलिस की गोलाबारी में हो जाती है। उसके बाद राष्ट्रपति का दौरा होता है, राष्ट्रपति के रूट से 100 मीटर की दूरी में राजधानी देहरादून में लूट हो जाती है। हरिद्वार में 2 बजे दिन दहाड़े एक ज्वेलर के यहां लूट हो जाती है। अंकिता भंडारी, संतरेसा में 14 साल की बच्ची का रेप, चंपावतर सल्ट के मंडल अध्यक्ष जो है जमानत में बाहर। उसके अलावा हत्या, डकैती, लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। पंचायत चुनाव में जिस तरीके से नंगा नाच पुलिस की देखरेख में हुआ नैनीताल में, वो आपने देखा।
आपने दोराहाट में देखा होगा, कांग्रेस के प्रतिनिधियों के पतियों को हरण करके ले गए। उसके बाद कांग्रेस के प्रतिनिधियों के ऊपर ही 307 जैसी धाराएं पुलिस ने लगा दी। बेताल घाट में गोलियां चली, क्या हुआ आप सबने देखा है। तो जहां संरक्षण सत्ता पक्ष के लोगों का होगा, जहां इन्वॉल्वमेंट सत्ता पक्ष के लोगों का होगा और पुलिस के आला अधिकारी इसमें मदद करेंगे, तो यही हालात होने हैं। प्रदेश का हर आम नागरिक इस समय परेशान है, चिंतित है। आम लोगों की जमीनों में कब्जे हो रहे हैं। दूसरी तरफ बहु बेटियां जो हैं वो खतरे में है। अवैध किस्म के कारोबार चल रहे हैं। अभी देहरादून में 3 दिन पहले महानगर अध्यक्ष के ठिकाने में जो है छापा पड़ा है और उसमें पुलिस ने जिस तरीके से उसको रफा दफा किया, केवल 11 लोगों के ऊपर चालान करके, और पूरे इलाके में चर्चा है कि वो किस तरीके की पार्टी रात को हो रही थी। तो ये सारी चीजें हैं, इससे पुलिस भी एक्सपोज हो रही है और सरकार भी। ये समाज की पुकार है, समाज की चीख पुकार है। उनका हल्द्वानी वासियों को, नैनीताल वासियों को जो झेलना पड़ा है और देखना पड़ा है, हमने नहीं सोचा था इस जीवन में हम देखेंगे और झेलेंगे। आपकी पुलिस के सामने 5 जिला पंचायत सदस्य का अपहरण हुआ, आपकी पुलिस मूक दर्शक बनकर बैठी रही। यहाँ हत्याएं हो रही हैं, लगातार गैंग कल्चर का प्रचलन हो रहा है। अरे भाई, कौन सफेद पोश है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो इन गैंगों को संरक्षण दे रहे हैं। और उन बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आप समझिए कि आपका इस्तेमाल कर रहे यूज एंड थ्रो करेंगे। आपके अड़ोस पड़ोस के जो बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करके अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और यहाँ पे गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। गश्त से कांग्रेस ने आह्वान करा इस धरने का, रात से गश्त लगनी शुरू हो गई। अरे कांग्रेस तो हर दिन धरना करने को तैयार है, आप अपनी पुलिसिंग तो करिए। पुलिसिंग का अंग्रेजी में हिंदी में जो अनुवाद है उसका ये मतलब है पुलिस का कार्य करना। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, हल्द्वानी में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, कानून व्यवस्था को लेकर ये मोर्चा खोला है और क्या कुछ जो है मामले और मांगे सामने रखी गई हैं और किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है? हाँ, बिल्कुल सही कहे अगर संदीप, तो यहाँ पर हल्द्वानी में आज यहाँ पर जो विधायक हैं वहाँ के सुमित देश हल्द्वानी के, उसको उनके यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया गया है उनके द्वारा यहाँ पर। और जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा वो भी इस धरने में शामिल हुए हैं। कुल मिला के जो कानून व्यवस्था है यहाँ पर, जो उन्होंने कहा कि लगातार राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और कई ऐसे बड़े बड़े काम हो रहे हैं जिसपे पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग सुरक्षित नहीं है, कई घटनाएं हो रही है, महिलाओं को लेकर उन्होंने बताया। कहीं और चीज भी बड़े बड़े आरोप उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लगाए, सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर, नेताओं पर लगाए। तो उन्होंने यही कहा है कि बिल्कुल भी पार्टी की, भाजपा की सरकार की सतह पर उन्हीं के लोगों द्वारा अराजकता फैलाई जा रही है, जिसको लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया है। और जो एसएसपी हैं उनको ज्ञापन भेजा गया है कि आप इसको जो कानून व्यवस्था है, जो यहाँ सुरक्षित आदमी अपना महसूस नहीं कर रहा है उत्तराखंड में, वो उन्होंने कहा ठीक की जाए, नहीं तो लगातार इस प्रकार के धरना प्रदर्शन जो है जारी रहेंगे। और कांग्रेस जो कानून व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी तब तक आंदोलन और धरना प्रदर्शन पूरे प्रदेश में जारी रखेगी। कमल, सरकार की तरफ से इस प्रदर्शन को लेकर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? मैं कहूँ ना, बिल्कुल, जब ये लगातार आप कहें तो 25 चल रहा है और 26 में पूरा हम कहें तो पूरा साल चुनावी शुरू हो जाएगा और 27 में यहाँ पर चुनाव है। लगातार कहें तो भाजपा और कांग्रेस का आरोप और प्रत्यारोप बिल्कुल लगातार यहाँ पर जारी हो गया है। वही जो भारतीय जनता पार्टी है उसका यही कहना है कि जिस हिसाब से भारतीय कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अभी हाल में जितने चुनाव हुए हैं सभी जगह उनको हार के सामना मिला है। और उन्होंने कहा ये जो आरोप है, ये आरोप सिर्फ विपक्षी दल है जो उसका रहता है कि आरोप लगाना है, धरना प्रदर्शन करना है, ये उसी लीज को चल रहे हैं। कहीं उन्होंने कहा कि इसको जो चीजें होती हैं, कहीं ऐसी भी चीजें होनी चाहिए जो राज्य हित में है, अच्छे काम हो रहे हैं, उनको भी सराहना है। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है लगातार विरोध की राजनीति करती है और लगातार इस प्रकार के आंदोलन और करके एक अराजकता का माहौल उत्तराखंड में बना रही है। बिल्कुल कमल, हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव का माहौल किस तरह से पूरे प्रदेश में बना हुआ है, उसको लेकर अब कांग्रेस ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे अहम सवाल ये होता है कि क्या कांग्रेस इन मुद्दों को जनता तक पहुंचा पाएगी?
बिल्कुल कहीं तक अब जनता को जोड़ने का प्रयास कर रही है, जनता को एक तरह से जो ऐसे मुद्दे जनता के बीच ले जा रही है, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना चुनाव की एक तरह से अगर आगे कहें तो चीज आगे शुरुआत हो जाएगी। 26 का इलेक्शन तो चुनाव के लिए शुरू हो जाएगा। तो कुल मिला के कहें मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, और कांग्रेस से यही कहना है कि अब 10 साल से भाजपा की सरकार है, अब यहाँ पर जनता तंग आ चुकी है और अगला जो चुनाव 27 में होगा उसमें कांग्रेस की सरकार बनने चाहिए, क्योंकि जनता यहाँ पर सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ बातें ही रह गई हैं कागजों पर धरातल में कोई ऐसी चीज रही, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो विकास हो, अन्य कई चीजें हो, वो सिर्फ कागजों सीमित है, लेकिन यहाँ पर कोई धरातल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल कमल, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।